वेलकम टू रेंटूरा क्लासेस। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिएगा, ये क्लास आपके सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स मूवमेंट के बारे में होने वाली है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको आप कह सकते हैं टॉपिक, क्योंकि कई बार एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो आपका यूपीएससी हो, चाहे वो आपका यूपी पीसीएस हो, या चाहे वो आपका एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल हो। ठीक, तो आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई दो क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं कि क्या उसके कॉज थे या क्या उसके रीजंस थे। ठीक, तो सोशल रिलीजियस मूवमेंट के लिए रीजन क्या हुआ था कि जिसकी वजह से ये लोग हुए, तो उसको समझते हैं। सबसे पहले जाहिर सी बात है, प्रेजेंस ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट। कॉलोनियल गवर्नमेंट जाहिर की ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब सब लोग इनसे त्रस्त तो थे ही, तो जाहिर सी बात है जो जो इनकी पॉलिसी होगी, जहां जहां ये लोग आएंगे वहां वहां मूवमेंट होंगे, और उसी का एक रिजल्ट था सोशल रिलीजियस मूवमेंट। वेरियस इल्स प्लेगिंग इंडियन सोसाइटी, अदर भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जो कि इंडियन सोसाइटी में चल रही थी, जैसे कि ऑब्सक्यूरेटिज्म, सुपरस्टिशन, पॉलीथिज्म, आइडल्टरी, डिग्रेडेड पोजीशन ऑफ वुमेन, एक्सप्लॉयटिव कास्ट हायरार्ची। तो हर तरीके की चीज़ें, ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि स्पार्क था। लेकिन और भी जो चीज़ें चल रही थी, जैसे कि आपका सुपरस्टिशन हो गया कि ऐसे ना बैठो, जो यज्ञ होते थे, सती प्रथा, इस तरीके की चीज़ें, प्लस कास्ट हायरार्ची, जैसे कि ऊंच जाति नीच जाति, इस तरीके की चीज़ें, और प्लस डिग्रेडेड पोजीशन ऑफ वुमेन की, मतलब वुमेन के लिए कोई भी प्रॉपर्टी नहीं होगी, वुमेन की जो भी पोजीशन होगी वो अच्छी नहीं थी उस समय। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सोशल रिलीजियस मूवमेंट्स को जन्म देती थी। स्प्रेड ऑफ एजुकेशन एंड इंक्रीज अवेयरनेस ऑफ द वर्ल्ड। फिर ब्रिटिशर्स के आने के बाद जो मोस्ट, मतलब ये कह सकते हैं कि जो बहुत अच्छा उनका पॉइंट था, वो ये था कि कहीं ना कहीं एजुकेशन जो थी वो अब एक मास लेवल पर होने लगी थी, और जिसका रिजल्ट हुआ था मूवमेंट। इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर एंड कॉन्शियसनेस ऑफ डिफीट बाय फॉरेन पावर। कहीं ना कहीं अब जो मॉडर्न वेस्टर्न कल्चर आ रहा था, लोग एक दूसरे की सोच समझ रहे थे, कैसे हम लोग डेवलप करें, इस तरीके की जो भी चीज़ें थी वो कहीं ना कहीं इन सारे मूवमेंट को जन्म दे रही थी। राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म एंड डेमोक्रेसी ड्यूरिंग द लेट 19th सेंचुरी। 19th सेंचुरी के बाद लगभग अब लोगों में ये सोच होने लगी थी कि अब हमें इनसे इंडिपेंडेंसी चाहिए, प्लस अब लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक देश की जो भक्ति वाली भावना थी वो जागृत हो चुकी थी। एमर्जिंग मिडिल क्लास एंड वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल। देखिए, चाहे उस समय की बात कीजिए या चाहे इस समय की बात कीजिए, आज भी जो सबसे ज़्यादा वर्ग है वो है हमारा मिडिल क्लास वर्ग। ठीक, और जब भी मिडिल क्लास के लोग किसी भी, चाहे वो मूवमेंट हो या कोई भी एक पॉलिटिकल पार्टी हो, जब इसके साथ हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उसका जीतना तय हो जाता है। तो इसी तरह जो सोशल रिलीजियस मूवमेंट हुए थे, उसमें जो मेन योगदान दिया था वो किसने दिया था हमारा, वो दिया था मिडिल क्लास और प्लस वेस्टर्न एजुकेटेड इंटेलेक्चुअल्स लोगों ने। ठीक, तो जाहिर सी बात है, एक तो मास प्लस एजुकेशन और प्लस वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से जो मूवमेंट है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे थे। जो सबसे इंपॉर्टेंट मूवमेंट आता है इन सब में वो है आपका ब्रह्मो समाज। आइए इसके बारे में समझते हैं। देखिए, राजा राम मोहन रॉय जो थे, उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की थी कब, अगस्त 1828 में। इसको बाद में ब्रह्मो समाज कर दिया गया था, मतलब कि पहले इसका नाम था ब्रह्मो सभा, उसके बाद इसका नाम कर दिया गया था ब्रह्मो समाज। थ्रू द सभा ही वांटेड टू इंस्टीट्यूशनलाइज हिज आइडियाज और मिशन। देखिए, पहले जो सभा बनी थी ये एक मास लेवल की बनेगी इस बारे में नहीं बनाई गई थी। ये बेसिकली एक तरह से कम्युनिटी या एक ग्रुप लेवल के लिए बनाई गई थी, कि कैसे हम लोग जो अपने एक विचार है, जो राजा राम मोहन रॉय जी की जो विचार थे, उसको कैसे हम लोग अलग अलग पार्ट में स्प्रेड करें। तो उसी तरह एक सभा बनाई गई थी जिसको नाम दिया गया ब्रह्म सभा। हालांकि एक टाइम के बाद ये इतनी बढ़ गई कि इसका नाम सभा से हटा के समाज कर दिया गया था। द समाज वॉज कमिटेड टू द वर्शिप एंड एडोरेशन ऑफ द इटर्नल। अब इनका समाज का जो मेन मोटो था वो ये था कि हमें उन लोगों को पूछना है जो कि एटर्नल है, ना कि हमें किसी मूर्ति या किसी गुरुवर इन सब की पूजा करनी है। इन्होंने कहा था कि हमें केवल उस व्यक्ति को पूजना है जो कि एटर्नल है। ठीक, prayers, meditation, readings of the Upanishad were to be form of worship. No graven image, statue or sculpture, carving, painting, picture, portrait, etc. were to be allowed. अब देखिए, इन लोगों ने क्या किया, एक समाज की एक, मतलब जो एक तरह से कह सकते हैं ऑफिस जो मॉडर्न वर्ग में, तो उस तरह इन्होंने अपना भी एक कार्यालय बनाया। ठीक, उसमें क्या कहा गया, तो उसमें ये कहा गया था कि आप जो भी जिसको भी पूजते हैं, आप दिल से, प्रार्थना के थ्रू या मेडिटेशन के थ्रू उनको पूजिए। आपको उनको पूजने के लिए किसी भी मूर्ति, किसी भी पोर्ट्रेट या किसी भी पिक्चर की ज़रूरत नहीं है। उपनिषद जो कि हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है, उसकी टीचिंग यहाँ पे ये लोग करवाते थे। द लॉन्ग टर्म एजेंडा ऑफ द ब्रह्मो समाज टू प्यूरिफाई हिंदुइज्म, टू प्रीच मोनोथिज्म, was based on twin pillar of the region of the Vedas and Upanishads.
निषाद। तो देखिए जो ब्रह्मो समाज था वो बेसिकली 2 पिलर पे बना था। सबसे पहला हिंदुइज़्म और दूसरा मोनोथिज़्म। हिंदुइज़्म मतलब कि हमें हिंदुत्व को बढ़ावा देना है और प्लस हमें एक ही गॉड को पूजना है। मतलब कि ये नहीं कि हम बहुत सारे गॉड चाहे वो अल्लाह हो या वो सिख के हों या वो क्रिश्चियन के हों, इन सबको पूजना नहीं। केवल जो हिंदू गॉड है उनको और प्लस केवल एक ही गॉड को हमें पूजना है। The Samaj also tried to incorporate teachings of other religions and kept it in emphasis on human dignity, opposition to adultery, and criticism of social sevils. अब इनका मेन मोटो था कि किसी भी भगवान को ये नहीं कह सकते कि उनको मत पूजो या उनको मत पूजो। इनका कहने का मतलब था कि केवल एक है जो कि एटर्नल है, आपको उनकी पूजा करनी है। अलग अलग रिलीजन से भी इन्होंने कोई ना कोई फैक्ट्स या ऐसी चीज़ें उठाई थी कि जिसकी वजह जो आज उस समय जो एक कहीं न कहीं एक कुल प्रथा चल रही थी, उन सबको बंद कर पाएँ। तो इन्होंने इस वजह से ये भी नहीं सोचा कि मुसलमानों की चीज़ उठा रहे हैं, क्रिश्चियनों की चीज़ उठा रहे हैं। इन्होंने उनके भी ग्रंथ से इम्पोर्टेंट पॉइंट उठा के रखा कि ताकि हम लोग कैसे समाज में बदलाव ला सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय के बारे में सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि ये खुद कैसे थे? क्या-क्या इनकी सोशल एक्टिविटीज़ हुआ करती थी? ठीक? क्या-क्या इन्होंने किया हमारे रिलीजियस एवल्स को हटाने के लिए? ठीक? क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में आपसे इनके बारे में पूछा जाता है, तो आइए समझते हैं इनके बारे में। राजा राम मोहन राय वाज़ बोर्न इन 1772। इनको फादर ऑफ इंडियन रिनेसांस कहा जाता है और प्लस मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया भी कहा जाता है। राम मोहन रॉय जिसमें बिलीव करते थे वो थी मेन मॉडर्न साइंटिफिक अप्रोच प्लस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी और सोशल इक्वालिटी। मतलब साइंटिफिक अप्रोच, जाहिर सी बात है जब ये कोई ना कोई अपना इतना बड़ा समाज बना रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसके पीछे साइंटिफिक अप्रोच लगाएंगे ही। प्लस प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डिग्निटी मतलब सारे लोग बराबर हैं। ही पुट इज फेथ इन मोनोथिज्म। ही रोट गिफ्ट टू मोनोथिज्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एसएससी में कई बार पूछा जाता है, इसको याद रखिएगा। गिफ्ट टू मोनोथिस्ट कब लिखी गई थी? ये लिखी गई थी 1809 में। इसको बंगाल में ट्रांसलेट किया गया था। द वेदास एंड द फाइव उपनिषद टू प्रूव हिज कन्विक्शन दैट एंशिएंट हिंदू टेक्स्ट सपोर्ट मोनोथिज्म। तो कहीं ना कहीं इन्होंने मोनोथिज्म सपोर्ट लेने के लिए जो हमारे पुराने ग्रंथ हैं, चाहे वो उपनिषद हो या वेदास हो, इन सबका सपोर्ट लिया था। 1814 में इन्होंने आत्मीय सभा बनाई कलकत्ता में। क्यों? ताकि वो अपने मोनोथिस्टिक जो इनकी सोच है उसको इस समाज में ला सके और उसको कहीं न कहीं एक तरह से बढ़ावा दे सके। क्योंकि ये चाहते थे कि कोई भी कास्ट रिजिडिटी ना हो, मीनिंगलेस रिचुअल्स ना हो और जो भी सोशल इल्स उस समय चल रहे थे, चाहे वो आपकी सती प्रथा हो, ठीक? या वो आपके अलग-अलग यज्ञ हो, ठीक? तो इस तरह की जो भी चीज़ें थी वो सब बंद होनी चाहिए थी। ऐसा ये सोच के इन्होंने आदमी सभा बनाई थी। He said the principles of rationalism applied to the other sects also, particularly to the elements of blind faith in them. देखिए जो ब्रह्म सभा बनी थी उसका केवल और केवल 2 पॉइंट थे। आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, केवल ये 2 पॉइंट को समझ लीजिए। सबसे पहला हिंदुइज़्म और दूसरा मोनोथिज़्म, ठीक? केवल इस 2 पॉइंट को आप याद रख लीजिए। आपको इसके बाद कहीं भी किसी भी समाज के बारे में कोई भी स्पेशल पॉइंट नहीं पढ़ना है। केवल इनका ये मानना था कि कोई भी ब्लाइंड फेथ किसी भी रिलीजन या किसी भी गुरु में हमको नहीं करना है। एक और इन्होंने बुक लिखी थी जिसका नाम था प्रिसेप्ट्स ऑफ जूस। ही ट्राई टू सेपरेट द थिमरल फिलोसफिकल मैसेज ऑफ द न्यू टेस्टामेंट विच ही प्रेज्ड फ्रॉम इट्स मिरेकल स्टोरीज। He earned the wrath of missionaries over his advocacy to incorporate the message of Christ into Hinduism। अब देखिए कहीं ना कहीं हुआ ये था कि जब ये अपने हिंदुज़ को बढ़ावा दे रहे थे तो अलग-अलग जात के जो अलग-अलग जो रिलीजन के लोग थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, कहीं न कहीं वो इनके अगेंस्ट हो गए थे। और इसलिए कहा जाता है कि जो ब्रह्म सभा थी वो एकदम से नहीं चली थी। जो इसका राइज़िंग पॉइंट था वो बहुत ही धीमे-धीमे ऐसे हुआ था। क्यों? क्योंकि जो अलग रिलीजन के लोग थे वो कहीं न कहीं इनसे मतभेद रखते थे। ठीक? तो चाहे वो मिशनरीज़ एक्टिविटीज़ जो क्रिश्चियंस की या चाहे वो मुस्लिम एक्टिविटीज़ हो, ये सब कहीं न कहीं इनके खिलाफ होने लगे थे। लेकिन फिर भी ही स्टूड फॉर अ क्रिएटिव एंड इंटेलेक्चुअल प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग द बेस्ट फ्रॉम डिफरेंट कल्चर ओवर विच अगेन ही फेस्ड ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन। लेकिन इनका केवल ये मानना था कि चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू है या चाहे वो सिख हो, इन सबके ही रिलीजन के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कहीं ना कहीं समाज में एक अच्छा बदलाव ला सकते हैं, तो हमें इन सबके ही पॉइंट उठाने होंगे और फिर उनको समाज में लाना होगा। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ इनकी ऑर्थोडॉक्स रिएक्शन फेस करती थी। राजा राम मोहन रॉय ने क्या-क्या सोशल रिफॉर्म किए थे, इसको एक बार समझते हैं। राजा राम मोहन राय वाज अगेंस्ट द इनह्यूमन प्रैक्टिस ऑफ सती। ही स्टार्टेड हिज एंटी सती स्ट्रगल इन 1800
18। तो फाइनली एंटी सती स्ट्रगल जो इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट इस समय का था सोशल रिफॉर्म, वो कब इन्होंने चालू किया था? वो चालू किया था इन्होंने 1818 में। उसके बाद अलग-अलग सेक्रेड टेक्स्ट इन्होंने यूज़ किए कि ये प्रूफ कर पाएँ कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा है कि विडो को भी बर्न होना पड़ेगा इफ़ अगर उसका हस्बैंड जो है वो खत्म हो जाता है। ही ऑल्सो फाइट काउंटर पिटिशन टू द गवर्नमेंट। इन्होंने इस चीज़ के लिए गवर्नमेंट का सभी साथ दिया। अलग-अलग पिटिशन बाद के बाद ब्रिटिशर्स के पास डाले थे कि ताकि आप इस सोशल रिफॉर्म्स को मतलब इस सोशल रिफॉर्म को लागू कर पाओ। कहीं न कहीं जो लोगों की सोच है उसको साम, दाम, दंड, भेद इन चारों चीज़ों से समझाया जा सके। और इसके रिज़ल्ट में 1829 में ब्रिटिशर्स ने एक लॉ पास किया था जिसमें ये कहा गया था कि जो सती प्रथा है वो इल्लीगल होगी और जो भी इसको करेगा उसको इसकी सज़ा भुगतनी पड़ेगी। Roy also condemned the misconception which form the basis of according an inferior social status to women। अब कहीं न कहीं जो रॉय थे उन्होंने इस सारी भी मिसकंसेप्शन को ख़त्म किया था जो कहीं न कहीं एक जो वुमेन था उनको सोशल स्टेटस को इन्फीरियर शो किया करते थे। रॉय अटैक्ड पॉलीगैमी एंड द डिग्रेडेड स्टेट ऑफ विडोज, डिमांडेड द राइट ऑफ इनहेरिटेंस। कहीं न कहीं जो रॉय थे उन्होंने पॉलीगैमी के खिलाफ भी एक तरह से मुहिम छेड़ी थी कि जो हम लोग अलग-अलग शादियाँ कर सकते हैं। कहीं न कहीं जो वुमेन की पोजीशन डिग्रेड हो रही थी, तो बेसिकली उन्होंने बहुत सारी चीज़ें की थी जो कहीं न कहीं वुमेन से रिलेटेड थी। चाहे वो उसकी डिग्रेडेड पोजीशन हो, चाहे वो इनहेरिटेंस राइट हो, चाहे वो पॉलीगैमी हो या चाहे वो सती प्रथा हो। राम मोहन रॉय डिड मच टू डिसमिनेट द बेनिफिट्स ऑफ मॉडर्न एजुकेशन टू हिज कंट्रीमैन। इन्होंने बहुत कोशिश की थी कहीं ना कहीं हम लोग जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो भारत में ला पाएँ कि जो हम लोगों की भारतीयों की कहीं ना कहीं एक ऑर्थोडॉक्सी सोच थी वो कहीं ना कहीं मॉडर्न वेस्टर्न के रूप में डेवलप्ड हो पाए। He support David Hare effort to found the Hindu college in 1817 while Roy English school taught mechanics and Voltaire philosophy। अब कहीं न कहीं जो एक डेविड हरे थे जिन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी 1817 में, तो कहीं न कहीं राजा राम मोहन रॉय ने ही उनका सपोर्ट किया था कि वो इस कॉलेज को बना पाए। ठीक? तो ये था पूरा इनका सोशल रिफॉर्म के बारे में। In 1825, he established a Vedanta college where courses in both Indian learning and Western social and physical sciences were offered। अब कहीं न कहीं 1825 में इन्होंने कॉलेज स्थापित किया था जिसका नाम था वेदांता कॉलेज। उसमें इंडियन लर्निंग विद द मिक्सिंग ऑफ वेस्टर्न सोशल फिजिकल साइंस वर ऑफर्ड कि ताकि हम लोग मॉडर्न एरा के हिसाब से अपने आप को डेवलप्ड कर पाए और कहीं न कहीं जो हिंदुइज़्म है उसको बढ़ाएँ विद द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न एंड सोशल फिजिकल साइंस। Roy condemned oppressive practices of Bengali Jamidar and demanded fixation of maximum rent. He called for a reduction of export duties on Indian good abroad and abolition of the East Indian Company trading right। तो अब राम मोहन राय कहीं ना कहीं रिलीजियस के सोशल के साथ साथ कहीं ना कहीं एक इकोनॉमिक नॉलेज भी रखते थे और यही सब देखते हुए इन्होंने कहीं ना कहीं जो जमींदार थे उनकी जो रेंट फिक्सेशन पॉलिसी थी प्लस जो एक्सपोर्ट ड्यूटीज लगाई जाती थी ब्रिटिश के द्वारा इंडियन गुड्स पे और कहीं न कहीं जो इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी की ट्रेडिंग राइट तो उसको एबॉलिश करने की भी इन्होंने मुहिम छेड़ी थी। तो ये सब देखते हुए हम लोग ये कह सकते हैं कि चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो सोशल हो या चाहे वो रिलीजियस हो, राजा राम मोहन रॉय ने इन तीनों को ही बराबर चलाने की कोशिश की थी। He demanded the Indianization of superior services and separation of executive from the judiciary। अब एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी को सेपरेशन इन्होंने इसीलिए करवाने की कोशिश की कि ताकि जो भी डिसीजन हो वो एक तरह से सही हो और जो भी उस समय रूल चल रहा है उसके हिसाब से हो और कोई भी ब्रिटिशर्स अपनी मनमानी ना चला पाए। he डिमांडेड जुडिशियल इक्वालिटी बिटवीन इंडियन और यूरोपियन। अब जो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स यूरोपियन को ऊपर रखा करते थे इंडियंस के लिए, तो कहीं ना कहीं इन्होंने इसके खिलाफ भी एक मुहिम छेड़ी थी। राम मोहन राय वॉज अ गिफ्टेड लिंग्विस्ट। ये काफ़ी एक अच्छे भाषी थे। ही न्यू मोर देन अ दर्जन लैंग्वेज इंक्लूडिंग संस्कृत, पर्शियन, अरेबिक, इंग्लिश, फ्रेंच, लैटिन, ग्रीक एंड हर्ब्यू। तो इन सब भाषा को भी उनका अच्छा खासा ज्ञान था। ही वॉज अ बोल्ड सपोर्टर ऑफ द फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए उस समय हो या चाहे आज के समय हो, कहीं ना कहीं जो प्रेस का योगदान होता है सोसाइटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो राजा राम मोहन राय इस बात को बहुत अच्छे से समझते। तो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिशर्स एक तरह से उसको अपने नीचे रखा करती थी प्रेस को, उसको इन्होंने उनको छुड़ाने की कोशिश की और कहीं ना कहीं एक मुहिम छेड़ी थी कि जो प्रेस है उसका जो ओपिनियन है वो अनबायस्ड होना चाहिए। Ram Mohan Rai was an internationalist with a vision beyond his time. He was also a man with an international approach क्योंकि कहीं ना कहीं जो अलग-अलग देश की जो पॉलिसियाँ हैं, जो रिलीजन है, उन्होंने कहीं ना कहीं वो भारत में सारी चीज़ें लाने की कोशिश की थी।
देखिए ब्रह्मो समाज बन तो गया 1828 में, ठीक? लेकिन अब राम मोहन राय इसको कब तक चला सकते थे? क्योंकि एवरी पर्सन हैड अ डेड पॉइंट, ठीक? तो अब कहीं न कहीं ब्रह्मो समाज को केवल राजा राम मोहन रॉय ने ना बढ़ा के 2 अलग इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने बढ़ाया, वो कौन थे? वो थे एक हमारे देवेंद्रनाथ टैगोर और दूसरा केशव चंद्र सेन। तो आइए सबसे पहले समझते हैं देवेंद्रनाथ टैगोर के बारे में। महर्षि देवेंद्रनाथ टैगोर वॉज अ फादर ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर जिनको हम बहुत अच्छे से जानते हैं, वॉज अ लिटरेचर पर्सन, उनके ये फादर थे। अ मैन विद ट्रेडिशनल इंडियन लर्निंग एंड वेस्टर्न थॉट। ये भी राजा राम मोहन रॉय की तरह ही इंडियन लर्निंग विद अ ब्लेंड ऑफ वेस्टर्न थॉट थे। इन्होंने समाज ज्वाइन किया था 1842 में, और कहीं ना कहीं इनके ज्वाइन करने के बाद ही एक समाज को एक नई अप्रोच, एक नई जो एक देखने की क्षमता होती है वो मिली थी। अलियर टैगोर टैगोर ने इससे पहले भी तत्वबोधिनी सभा, जिसको बनाया गया था 1839 में, विद इट्स ऑर्गन तत्वबोधिनी पत्रिका इन बंगाली, इसको ये लोग हेड कर चुके थे, ठीक? तो कहीं ना कहीं जो इनकी एक्टिविटीज थी, जो इनकी कार्यशैली थी, उसको देख के ही कि सब लोग यहाँ प्रभावित हुए थे, जिसकी वजह से इनको समाज का लीडर बनाया गया था 1842 में। He insisted on systematic study of Indian past with a rational outlook and to the propagation of राम मोहन आइडिया। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी राम मोहन के जो आइडियाज थे उसको सपोर्ट किया था, नई स्ट्रेंथ दी थी। विद टू बी एसोसिएटेड विद द ब्रह्मो समाज ड्यू टू इंफॉर्मेशन एसोसिएशन ऑफ द टू समाज। अब जाहिर सी बात है, जब देवेंद्रनाथ टैगोर ने तत्बोधिनी सभा भी लीड की, उसके बाद फिर उन्होंने समाज लीड किया, तो कहीं ना कहीं इन दोनों के ही जो लोग थे वो आपस में मिल गए, और इस जो ब्रह्मो समाज था उसको एक नई स्ट्रेंथ मिली थी। Gradually, the Brahmo Samaj came to include prominent followers of Ram Mohan the Didojins and independent thinkers such as ईश्वर चंद विद्यासागर एंड अश्वनी कुमार। अब और भी अलग अलग लीडर्स आने लगे थे इसमें, जैसे कि इंपॉर्टेंट तो उस समय ईश्वर चंद विद्यासागर और प्लस अश्विनी कुमार। टैगोर ने भी दो फ्रंट पे काम किया। सबसे पहले हिंदुज्म, जो कि राम मोहन रॉय का मेन आइडिया था या मेन बेस कह सकते हैं। तो ब्रह्मो समाज को कहीं ना कहीं एक रिफॉर्म मूवमेंट इन्होंने बनाया कि हम लोग हिंदुओं को फिर से जगाए, जो हिंदुज्म कम हो रहा था उसको फिर से एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाए। आउटसाइड इट रिजोल्टिव अपोज द क्रिश्चियन मिशनरीज फॉर क्रिटिसिज्म ऑफ हिंदुज्म। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी क्रिश्चियन मिशनरीज की जो एक्टिविटीज होती थी हिंदूज को भड़काने की, हिंदूज कन्वर्ट करवाने की, तो ये सब इन्होंने भी कहीं ना कहीं खत्म करने की कोशिश की थी। द रिविटलाइज्ड समाज सपोर्टेड विंडो रीमैजिन एंड वुमेन एजुकेट। तो ये पुराना ही पॉइंट है जिसको इन्होंने भी आगे कैरी फॉरवर्ड किया कि कैसे हम लोग वुमेन को जो है एक फिर से एक टॉप पे, सोशल टॉप पे लेके जाएं। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पर्सन आते हैं हमारे केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन वॉज मेड द आचार्य बाय देवेंद्र नाथ टैगोर सून आफ्टर द फॉर्मर ज्वाइन द समाज इन 1858। 1858 में देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा केशव चंद्र सेन को इसका लीडर बना दिया गया। केशव ऑल्सो स्पेल्ड केशव वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन पॉपुलराइजिंग द मूवमेंट एंड ब्रांचेज ऑफ समाज। देखिए जो पहले ब्राह्मो समाज केवल कलकत्ता तक सीमित था, केशव चंद सेन की एक्टिविटीज और इन्हीं की वजह से कहीं ना कहीं अब ये जो समाज है ये ऑल ओवर इंडिया फैलना चालू हो गया था। तो सबसे पहले कहाँ फैला था? यूपी, पंजाब, बॉम्बे, मद्रास एंड अदर टाउन में केशव चंद सेन की वजह से ही फैलना चालू हुआ था। बट अनफॉर्चुनेटली कहीं ना कहीं जो इनके आइडिया थे वो देवेंद्र नाथ टैगोर से मैच नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये ऐसी ऐसी चीजें ला रहे थे जो कि सोसाइटी के एकदम ही खिलाफ थी। चाहे वो इंटरकास्ट मैरिजेज हो, चाहे वो चाइल्ड मैरिज हो, ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जो समाज का एक बेस पॉइंट था उनके खिलाफ जा रही थी। क्योंकि ये लोग कहते थे आप उपनिषद को फॉलो करें, और उपनिषद कभी भी इन सब चीज़ों की सहमति नहीं देता है। तो कहीं न कहीं जो केशव चंद्र सेन की एक्टिविटीज़ थी वो जो समाज के खिलाफ हो रही थी, और इसी की एवज में 1865 में इनको इनके ऑफिस ऑफ आचार्य से निकाल दिया गया था। लेकिन फिर भी केशव एंड हिज फॉलोअर्स फाउंडेड द ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया इन 1866, while the देवेंद्र टैगोर समाज केम टू बी नोन एज आदि ब्रह्मो समाज। 1866 में जब केशव चंद सेन को इनके समाज से निकाल दिया गया, तब इन्होंने एक नया समाज बनाया था जिसका नाम था ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया। देवेंद्र टैगोर का जो समाज था उस समय वो कहा जाने लगा था आदि ब्रह्मो समाज। In 1878, Keshav inexplicable act of getting his 13-year-old daughter married to the minor Hindu Maharaja of Koch Behar with all the orthodox। अब देखिए हुआ क्या, 1878 में इन्होंने अपनी 13 ईयर ओल्ड की जो डॉटर थी उसको मैं शादी कर दी थी कोच के महाराजा से।
और इन्होंने सारी उस ऑर्थोडॉक्स चीज़ें की जो कि उस समय रिवाज होते थे, चाहे वो लड़कियों को तौल के सोना देना हो या और भी जो दहेज-वहेज इस सारी जो प्रथा थी वो सारी इन्होंने इस रिचुअल्स में फ़ॉलो करी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं इनको बहुत ही ज़्यादा विद्रोह का सामना करना पड़ा था। केशव हैड बीन एक्यूज्ड ऑफ ऑथोरिटेरियनिज्म। अब कहीं न कहीं इनको ये कहा जाने लगा था कि जब इनको लीडर की पद दे दी जाती है तो कहीं न कहीं अपनी मनमर्जी चलाने लगते हैं और उस मूवमेंट के लोगों के बारे में नहीं सोचते हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं केशव चंद्र सेन के अपोज़िट हो रही थी। तो कहीं न कहीं जो ब्रह्मो समाज की उस समय एक गति थी उसको कहीं न कहीं इन सारी चीज़ों ने रोक दिया था। साधारण ब्रह्मो समाज क्या था इसको समझते हैं। After 1878, the disgusted followers of Keshav Chand Sen set up a new organization, the साधारण ब्रह्मो समाज। तो हुआ क्या? देखिएगा, ब्रह्मो समाज आगे चलते टूटता ही गया था। सबसे पहले जो ब्रह्मो समाज था, वो 2 पार्टों में बँट गया था। ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और प्लस आदि ब्रह्मो समाज। फिर ये आदि ब्रह्मो समाज था, ये भी 2 पार्टों ये जो ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया था, जो कि केशव चंद्र सेन का था, ये भी 2 पार्टों में बँट गया। एक ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया और दूसरा साधारण ब्रह्मो समाज, ठीक? तो इसी तरह ये लोग अलग-अलग पार्ट में टूट गए थे। तो कहीं न कहीं जो एक यूनिटी जो एक मास मूवमेंट था वो अब अलग-अलग पॉइंट में बिखर गया था। द साधारण ब्रह्मो समाज वाज़ स्टार्टेड बाय आनंद मोहन बोस, शिवचंद देव एंड उमेश चंद्र दत्त। It retaliated the Brahmo doctrine of faith in supreme being, one God, the belief that no sculpture or man is infallible, belief in the dictate of reason, truth और morality। तो कहीं न कहीं इन्होंने भी एक तरह से फिर से उसी सोच को दोबारा उगाने की कोशिश की जो कि राजा राम मोहन रॉय ने दी थी ब्रह्मो समाज को, ठीक? और उन्हीं के जो भी एक तरह से जो पॉइंट उन्होंने दिए थे ताकि वो वन गॉड हो या वो ट्रुथ हो या सुप्रीम बी की पूजा करो, ये सारी चीज़ें इन्होंने भी आगे बढ़ाई। A number of Brahmo centers were opened in Madras province. मद्रास प्रोविंस में भी अब अलग-अलग ब्रह्मो सेंटर्स खोले जाने लगे थे। In Punjab, the Dayal Singh Trust sought to implant Brahmo ideas by opening the Dayal Singh College at Lahore in 1910। अब हुआ क्या? जो एक ब्रह्मो समाज की सोच थी, उसको एक नया मोड़ मिल गया था जब दयाल ट्रस्ट का कॉलेज स्थापित किया गया था 1910 में लाहौर में। और कहीं न कहीं सारी उन एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देता था, जिसका राजा राम मोहन रॉय सपोर्ट किया करते थे, ठीक? तो ये ज़रूर याद रखिएगा साधारण ब्रह्मो समाज बनाया किसने था? आनंद मोहन बोस, शिवचंद देव और प्लस उमेश चंद्र दत्त ने। अब आते हैं प्रार्थना समाज में। 1867 में केशव चंद्र सेन ने थे, उन्होंने आत्माराम पांडुरंग नाम के एक व्यक्ति थे जिनकी मदद की थी प्रार्थना समाज बनाने में। कहाँ पर? बॉम्बे में। अ प्रीकर्सर ऑफ प्रार्थना समाज वाज द परमहंस सभा, something like a secret society to spread liberal ideas and encourage the breakdown of caste and communal burial। तो कहीं न कहीं जो एक उस समय भी जो जात-वात चल रहा था, जो एक रिलीजन बेस्ड चल रहा था, जो कहीं न कहीं कास्ट सिस्टम चल रहा था, उस सारी ही चीज़ों को हटाने के लिए और प्लस जो एक लिबरल आइडियाज़ है उसको प्रमोट करने के लिए एक नई सभा बनाई गई, जिसका नाम दिया गया था परमहंस सभा। इसका मतलब होता है एक सीक्रेट सोसाइटी। और इसका मेन ऑर्गन क्या था? वो था इनका प्रार्थना समाज। बनाया किसने था? आत्माराम पांडुरंग में बॉम्बे ने। एमजी रनाडे joined the Samaj in 1870 and much of the popularity of and work done by the society was due to his effort। देखिए, कभी भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने के लिए 2 व्यक्तियों का नाम याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहला जिसने बनाया और दूसरा उसने उसको नई ऊँचाइयों तक पहुँचाया। प्रार्थना समाज बनाने वाले थे हमारे आत्माराम पांडुरंग, प्लस इसको नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने वाले थे हमारे महादेव गोविंद रनाडे। अदर लीडर भी थे समाज के जैसे कि आरजे भंडारकर और एनजी चंद्रवाकर। द एम्फेसिस वाज ऑन मोनोथिज्म। देखिए कहीं न कहीं इन्होंने भी जो राजा राम मोहन राय थे उसी के आइडिया को प्रोपेगेट किया था और कहीं न कहीं इनका भी जो एक तरह से था बेस्ड वो था मोनोथिज्म। द समाज वाज मोर कंसर्न विद सोशल रिफॉर्म विद रिलीजन। तो देखिए राजा राम मोहन राय का जो बेस था वो कहीं न कहीं था रिलीजन, ठीक? ये एक हिंदुइज़्म और प्लस हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे थे। लेकिन जो प्रार्थना समाज था उसका मेन बेस था वो एक रिलीजन नहीं था, वो था बेसिकली मोनोथिज़्म। वो बेसिकली रिलीजन नहीं था, वो था बेसिकली सोशल रिफॉर्म कि कैसे हम एक तरह से नए सोशल रिफॉर्म ला पाएँ, जो भी इल एक्टिविटीज़ सोशल चल रहे हैं उनको बंद कर पाएँ। द प्रार्थना सभा वॉज वेरी अटैच टू द भक्ति कल्ट ऑफ महाराष्ट्र। प्रार्थना समाज कहीं ना कहीं डायरेक्टली जुड़ी हुई थी भक्ति कल से महाराष्ट्र की। देखिए एक चीज याद रखिएगा, कभी भी
ये जो जितने भी आपके समाज बने, चाहे वो आपके प्रार्थना समाज हो या आपका वो राजा राम मोहन रॉय का था, उन्होंने 2 पॉइंट पे बेसिकली अपना जोर दिया। सबसे पहले रिलीजियस और दूसरा सोशल इल। तो कभी आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाए तो यदि इन दोनों से मिलता-जुलता कोई भी टॉपिक है तो आपको उसी को डायरेक्ट टिक कर देना है। The Samaj relied on education, persuasion and not on confrontation with the Hindu orthodoxy। अब देखिए समाज का जो मेन एम था वो था एजुकेशन, परसुएशन। लेकिन ये नहीं कहता था कि जो हिंदू की पुरानी सोच है आप उसी को ही आगे लेकर जाएं। इन लोगों का मेन बेसिकली 4 पॉइंट सोशल एजेंडा था। सबसे पहले डिसअप्रूवल ऑफ कास्ट, वुमेन एजुकेशन, विडो रीमैरिज और प्लस रेजिंग द एज ऑफ मैरिज फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल। ठीक, तो इन 4 पॉइंट के बेसिस पे प्रार्थना समाज काम कर रहा था। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है आपसे, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। Along with Carvey, Ranade founded the widow remarriage movement as well as Widow Home Association with the aim of providing education and training to widows so that they could support themselves। तो कहीं ना कहीं इन्होंने भी अपलिफ्ट ऑफ वुमेन के लिए अपलिफ्ट ऑफ वुमेन के लिए वर्क किया था। अलग अलग तरीके के मूवमेंट, चाहे वो विडो रीमैरिज हो या विडो होम एसोसिएशन हो, इन सबको फॉर्म किया था। ठीक, तो कहीं ना कहीं विडो मतलब ये कह सकते हैं हम लोग वुमेन प्लस सोशल और प्लस आपका रिलीजियस, इन तीनों ही के बेस पॉइंट पे ये भी काम कर रहा था। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारा यंग बंगाल मूवमेंट पे। अ यंग एंग्लो इंडियन हेनरी विवियन डेरोजियो हु टॉट एट द हिंदू कॉलेज फ्रॉम 1826 टू 1831। देखिए, एक नए शख्स उस समय जन्मे थे। हालांकि एंग्लो इंडियन थे, इनका नाम था हेनरी विवियन डेरोजियो। ये हिंदू कॉलेज में पढ़ाते थे और इनका ये कब तक पढ़ा है, 1826 से लेकर 1831 तक। लेकिन फाइनली ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ग्रेट फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो कि उस समय एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ था इन्हीं टाइम के दौरान। तो इससे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए थे और फिर इन्होंने इसी के प्रभाव के लिए एक नया मूवमेंट बनाया जिसका नाम दिया था यंग बंगाल मूवमेंट। ये बेसिकली एक तरह से आप ये कह सकते हैं रेडिकल अप्रोच मूवमेंट था। ठीक, नई सोच को भारत में लाना और प्लस जो भी ऑर्थोडॉक्स है उन सारी चीज़ों को मिटाना। थिंक फ्रीली, रैशनली, क्वेश्चन ऑल अथॉरिटी, लव लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रीडम एंड अपोज डिसेंडेंट कस्टम्स एंड ट्रेडिशन। तो जिस मेन पॉइंट पे ये यंग बंगाल मूवमेंट आपका काम कर रहा था वो ये थे कि खुला सोचो, रैशनली सोचो, जो भी अथॉरिटी आपके साथ गलत कर रही है उसको क्वेश्चन करो, लव लिबर्टी इक्वालिटी और फ्रीडम के बेसिस पर चलो, और प्लस जो भी कस्टम है जो कि आपके खिलाफ हैं या ऑर्थोडॉक्स सोचो उन सबका कहीं ना कहीं बहिष्कार करो। The Derogians also supported women rights and education. Also, Derogio was perhaps the first nationalist poet of modern India। कहीं ना कहीं इन्होंने भी जो वुमेन राइट है, जो वुमेन एजुकेशन है, उसको बढ़ाने की कोशिश की थी। डेरोजियो को एक नया नाम दिया जाता है, वो दिया जाता है फर्स्ट नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया। इसको याद रखिएगा क्योंकि यूपी पीसीएस में 2018 में क्वेश्चन आया था जिसमें पूछा गया था कि किसको नेशनलिस्ट पोएट ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता है। The Derogians, however, failed to have long-term impact. Derogius was removed from the Hindu college in 1831 because of his radicalism। तो देखिए, जिस कॉलेज में पढ़ाते थे 1826 से लेकर 1831 में, उनको उसी कॉलेज से निकाल दिया गया था 1831 में। क्यों? ड्यू टू द स्प्रेड ऑफ रेडिकल आइडियाज इन द सोसाइटी। तो ये आरोप लगा था जिसकी वजह से इनको निकाल दिया गया था। और कहीं ना कहीं यहीं से फिर ये रिफॉर्म जो है फेल होता गया था क्योंकि जो इनका बेस था वो इसी कॉलेज से था। जब यही चलेगा इस कॉलेज से तो रिफॉर्म कहाँ तक चलेगा। हालांकि इसके अदर भी रीजंस थे, जैसे कि लिमिटेड सक्सेस हुआ था, प्रिवेलिंग सोशल कंडीशन एट दैट टाइम विच वर नॉट राइप फॉर द एडॉप्टेशन ऑफ रेडिकल आइडियाज़। तो देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न आइडियाज़ सोसाइटी में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे जिसके लिए सोसाइटी अभी इंडियन सोसाइटी जो थी वो तैयार नहीं थी। The Derogians lacked any real link with the masses. For instance, they failed to take up the peasant cause। देखिए डेरोजियंस तो था वो कहीं ना कहीं आप ये कह सकते हैं कि एक हवा मतलब एक तरह से अबव द ग्राउंड था। उसको जो ग्राउंड में थे जो कि पीजेंट, जो कि मिडिल क्लास, जो मेन इस रिफॉर्म में साथ देते, उससे इनका कोई लेना देना नहीं था। और कहीं ना कहीं जो उनकी एक सोच थी उसको भी ये लोग बढ़ा नहीं पा रहे थे, तो जिसकी वजह से जो छोटा वर्ग का आदमी था वो इनसे नहीं जुड़ रहा था। तो finally their radicalism was bookish in character, but despite their limitation, the Derogians carried forward Ram Mohan
रॉय। तो कहीं न कहीं देखिए, जो भले ही इनका जो एक था वो अबव द ग्राउंड था, वो ग्राउंड से जुड़ा हुआ नहीं था, छोटे लोग उसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कुछ लोग थे जो इसको कहीं न कहीं इनके जो एक रिफ़ॉर्म्स उसको बढ़ावा दे रहे थे, तो इसका कोई मतलब नहीं था। लेकिन कहीं न कहीं इन्होंने भी जो राम मोहन रॉय के आइडियाज़ थे उसको प्रमोट करने की कोशिश की थी। चाहे वो वुमेन से रिलेटेड हो, चाहे वो सोशल रिफ़ॉर्म से रिलेटेड हो, तो ये सारी चीज़ों को इन्होंने कहीं न कहीं बढ़ाया था। Better treatment to Indian labor abroad in British colonies, revision of the company's character, charter, freedom of press, trial by jury। तो इस तरीके की सोशल एक्टिविटीज इन्होंने भी कैरी फॉरवर्ड करी थी। उसके बाद आते हैं हमारे ईश्वर चंद विद्यासागर जी। विद्यासागर वर इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट। देखिए, अभी तक जितने भी आप लोग पढ़ रहे हैं सब में आपने दो तीन चीज़ें कॉमन देखी होंगी। सबसे पहला, ब्लेंड ऑफ इंडियन एंड वेस्टर्न थॉट प्लस प्रमोशन ऑफ वुमेन प्लस अबॉलिशन ऑफ सोशल इल्स। ठीक, तो तीन चीज़ें हर समय आपको कॉमन मिलेगी और एग्जाम में आपसे यदि पूछा जाए और ये तीनों ही चीज़ें आपको मिले तो आपको ऑल द अबव कर देना है। ही बिलीव्ड इन हाई मॉरल वैल्यूज, वॉज अ डीप ह्यूमैनिस्ट एंड वॉज जनरस टू द पुअर। अब ये भी मॉरल वैल्यूज बहुत हाई थी, एक अच्छे इंसान थे और प्लस पुअर के प्रति जनरस थे। इन 1850 ही बिकेम द प्रिंसिपल ऑफ संस्कृत कॉलेज। 1850 में ये संस्कृत कॉलेज के प्रिंसिपल बन गए थे। He was determined to break the priestly monopoly of scriptural knowledge, and for this he opened the Sanskrit college to non-Brahmins। तो जो संस्कृत कॉलेज जिसकी स्थापना 1850 में की गई थी ओनली फॉर द ब्राह्मण्स एजुकेशन, इन्होंने अपने रेडिकल अप्रोच के चलते ये कॉलेज नॉन ब्राह्मण्स के लिए भी ओपन कर दिया था। वेस्टर्न थॉट लाए थे संस्कृत कॉलेज में टू ब्रेक द सेल्फ इम्पोज्ड आइसोलेशन ऑफ संस्कृतिक लर्निंग, क्योंकि इन्हें मालूम था कहीं ना कहीं जो संस्कृत है, जिस जो बेस है संस्कृत कॉलेज का, वो कहीं ना कहीं ऑर्थोडॉक्स सोच को बढ़ावा दे रही है। इस वजह से इन्होंने वेस्टर्न इन्फ्लुएंस यहाँ पर लाए थे ये। एज एन academia he evolved a new methodology to teach Sanskrit। He also devised a new Bengali primer and evolved a new prose style। तो कहीं ना कहीं जो संस्कृत पढ़ाने का जो इनका तरीका था वो एक अलग ही था, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट में इनके प्रति आकर्षण था वो बहुत ज़्यादा था। विद्यासागर started a movement in support of widow remarriage which resulted in the legalization of widow remarriage। तो कहीं ना कहीं जो विडो remarriage जिसको पहले अपराध माना जाता था, इनकी वजह से अब कहीं ना कहीं उसको लीगल तौर पर माने जाने लगा था। ही वॉज ऑल्सो अ क्रूसेडर अगेंस्ट चाइल्ड मैरिज, पॉलीगैमी, जो बहुशादियाँ होती हैं, प्लस चाइल्ड मैरिज, इन सब के प्रति इन्होंने विरोध जताया था। ही डिड मच फॉर द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन। कि हर, चाहे वो ईश्वर चंद विद्यासागर हो या चाहे वो राजा राम मोहन राय हो, कुछ चीज़ें जो सोसाइटी में प्रेवलेंट थी उसके खिलाफ सबने ही आवाज़ उठाई थी। तो इन सारी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने का आपके लिए कोई मतलब नहीं है। कभी भी जो पॉइंट आए जो आपसे इससे मिलता जुलता हो तो आपको उसको टिक करना है, केवल इस बात को याद रखिएगा। As a secretary of Bethune School established in 1849, he was one of the pioneers of higher education for women in India। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। ये बेथ्यून स्कूल था, उसके सेक्रेटरी थे जो कि 1849 में बना था। यहीं से कहीं ना कहीं वुमेन को जो एजुकेशन दी गई थी एक हायर लेवल की, उसके यही पाइनियर थे। ठीक, तो बेसिकली ये जो पॉइंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपको ईश्वरचंद विद्यासागर के बारे में स्पेशली याद करना है कि जो हायर एजुकेशन थी वुमेन के, उसके जो पाइनियर थे वो यही थे। The Bethune School, founded in Calcutta, was the result of the powerful movement for women education that arose in 1840s and 1850s। जो बेथ्यून स्कूल था उसका जन्म कहीं ना कहीं 1840 और प्लस 1850 से में लेके जो मूवमेंट हुए थे वुमेन्स के लिए, उसी का ही रिजल्ट था। द मूवमेंट हैड टू फेस ग्रेट डिफिकल्टीज। द यंग स्टूडेंट वर शाउटेड एट एंड अब्यूज्ड एंड समटाइम्स इवन देयर पेरेंट्स सब्जेक्टेड टू सोशल बायकॉट। तो कहीं ना कहीं जो सोशल में एक तरह से जो हमारी सोसाइटी थी वो ऑर्थोडॉक्स तो थी ही, तो कहीं न कहीं जब उन्होंने देखा कि जो गर्ल्स हैं उनको प्रमोट किया जाता है, उनको हायर एजुकेशन के लिए कहा जा रहा है, तो ये सारी ही चीज़ें कहीं न कहीं इस कॉलेज के जो मतलब जो इस स्कूल के स्टूडेंट थे, उनके खिलाफ हो रही थी। तो वो कहीं न कहीं जो एक शर्मिंदगी होती है उससे उनको गुज़रना पड़ रहा था। मैनी बिलीव दैट गर्ल्स हू हैज़ रिसीव्ड वेस्टर्न एजुकेशन वुड मेक स्लेव्स ऑफ देयर हस्बैंड। तो ये कहीं न कहीं बहुत ही एक ऑर्थोडॉक्स सोच थी, जिसकी वजह से हमारी जो एक तरह से कह सकते हो जो इंडिपेंडेंस थी उसको लेने में हम लोगों को 1947 तक मिल गया, और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें ना होती तो हम लोग लगभग 19th सेंचुरी में ही आज़ाद हो जाते। आगे समझते हैं। फिर आता है परमहंस मंडली। फाउंडेड इन 1849, द महाराज द फाउंडर ऑफ परमहंस मंडली
Dadoba Pandurang, Mehtaji Durgaram, and other began as a secret society that worked to reform Hindu religion and society in जनरल। तो कहीं ना कहीं ददोबा पांडुरंग, मेहताजी दुर्गाराम ने एक नई सोसाइटी बनाई जो एक सीक्रेट सोसाइटी थी जिसका मेन काम था हिंदू रिलीजन और प्लस सोसाइटी को बढ़ावा देना। द आइडियोलॉजी ऑफ द सोसाइटी वॉज क्लोजली लिंक टू दैट ऑफ मानव धर्म सभा। अब ये जो सोसाइटी थी इसका मेन पॉइंट किससे रिलेटेड था? ये था आपका मानव धर्म सभा से रिलेटेड। Besides believing that one God should be worshipped, the society also said real religion is based on love and moral conduct. Freedom of thought was encouraged as was rationality। ठीक, तो कहीं ना कहीं ये भी जो राजा राम मोहन रॉय थे उन्हीं के आइडिया को प्रमोट कर रहे थे। फ्रीडम ऑफ थॉट, सिंगल गॉड शुड बी वर्शिप, रिलीजन इज बेस्ड ऑन लव एंड मॉरल कंडक्ट। ना ही कोई मूर्ति या किताब के भरोसे आपको किसी भगवान की पूजा करनी है। ठीक, देखिए एक चीज याद रखिएगा, चाहे वो परमहंस मंडली के बारे में, इनका जो मेन पॉइंट था वो केवल और केवल इसी बात से रिलेटेड था कि चाहे वो आपका राजा राम मोहन रॉय हो या चाहे वो आपके दरोबा पांडुरंग, इन सब की एक सेकंड। जी, तो चाहे वो आपका दरोबा पांडुरंग हो, इन सब के जो भी मॉरल आइडियाज थे इन्हीं सबको ये लोग प्रमोट कर रहे थे। ठीक, तो चाहे वो ये जो मंडल था इनका भी मेन काम यही था कि जो भी एक सोसाइटी पॉइंट है हम उसको बढ़ावा दे। परमहंस मंडली का जो मेन काम था वो ये था कि कहीं ना कहीं जो सोशल एविल सेल है उसको इनको मिटाना है। ठीक, तो चाहे वो कहीं न कहीं अलग-अलग ये लोग कैंप भी लगाते थे, अलग-अलग जो एक तरह से नेशनलिज़्म, जो पहला ऐसा मंडल था जो मतलब बाहर जा रहा था, नेशनल मतलब एक नेशनल लेवल पर जा रहा था, वो यही था आपको परमहंस मंडली। दिस मंथ ऑल्सो एडवोकेटेड विडो मैरिज एंड वुमेन एजुकेशन। तो मैंने आपको पहले बताया कहीं न कहीं जो पुरानी चीज़ें थी उसी को ये लोग कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे। नेशनलिज्म मैंने इसलिए कहा क्योंकि नेशनल बार-बार ये लोग नेशनल अलग-अलग जगह जाते थे। वहाँ पे जो कास्ट थे उसको ब्रेक करने की कोशिश किया करते थे। जो एक मीटिंग अपनाते थे बार-बार जहाँ पे फूड जो है वो लोअर कास्ट बनाते थे और वो इसको खाते थे। ठीक? तो इसी तरह अलग-अलग चाहे वो सिटीज़ हो या चाहे वो अलग-अलग जगह हो उस तरह, तो एक तरह से जो इंडियन का नेशनल मूवमेंट हुआ था वो परमहंस मंडल के द्वारा हुआ था। ब्रांचेज़ ऑफ परमहंस मंडल, चाहे वो आपके देखिए परमहंस मंडल को मैंने नेशनल क्यों कहा है, क्योंकि पहला ऐसा ग्रुप है जिसके आज भी प्रमाण है कि अलग अलग जगह पे इसने अपने चीज़ें बनाई, अलग अलग कैंप इन्होंने बनाए थे। चाहे वो आपका राजा राम मोहन राय हो या अलग अलग, ये कहीं ना कहीं एक तरह से स्पेसिफिक रीजन थे। जो इनका ग्रुप रहता था वो किसी न किसी स्पेसिफिक मतलब स्पेसिफिक रीजन एरिया में ही रहता था। हालांकि जो परमहंस मंडली थे इन्होंने अलग अलग ग्रुप बनाए थे, पूना में, सतारा में और महाराष्ट्र में। ठीक, तो अलग अलग जगह पे